हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने दो पेपर डिस्कस कर लिए हैं एचपी के, जिसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। 2016 एंड 2019 का पेपर सॉल्व हो चुका है। ये आपके लिए भी लाया मैं 2017 का। इसमें भी पेपर है कि इजी तो आता नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपके ऊपरी लेवल से भी पूछ लेता है। ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 2017 में ये देखो आया हुआ है। इसका डिस्कस करते हैं हम फटाफट कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन आया आपका 3 है, तो इसमें से देखो नॉकआउट टीम का भी पूछ लिया। फिर नॉकआउट टीम होता, वो नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है। 5 विद्यार्थियों के लिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार कीजिए जिसमें फिजिकल फिटनेस हो। तो ये सब आपको लिखने हैं। तो देखो हम सीधा अपने आंसर पे आते हैं। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के में शारीरिक दक्षता विकसित करने के लिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार कीजिए। तो इसमें आपको फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी डालनी है 1 सप्ताह के अंदर, क्योंकि शारीरिक दक्षता किसे कहते हैं, फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस किसके दौरान होता है, उनके कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्पीड, ये सब। तो इस तरीके से आपको बनाना है इसका। जैसे कि आप 5 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे ले सकते हो। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया आपका 5 दिन। ठीक है, ये मैंने 6 दिन ले लिया है, कोई नहीं। इसमें तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले जैसे आपने स्ट्रेंथ करवानी है पहले दिन, तो स्ट्रेंथ के लिए आपने वेट लिफ्टिंग करा दी। ये कुछ चीज उठवा लिया बच्चों से, सिंपल चीजें जो उस 5वीं क्लास के बच्चों के अनुसार हो। तो इस तरीके से फिर आपने उसी दिन फ्लेक्सिबिलिटी की करवा ली। इस तरीके से ये हो गया आपका। फिर 50 मीटर की दौड़ करा ली स्पीड के लिए, एंड्योरेंस के लिए, तालमेल के। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। मैं एक बार अच्छे से इमेज में बता देता हूँ। जैसे कि ये है आपका, इस तरीके से आपका फिजिकल शेड्यूल बनेगा। इस तरीके से उसमें बताया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। से मंडे को जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, स्पीड के लिए 50 मीटर दौड़, कोऑर्डिनेशन के लिए एनी गेम हो गया। ट्यूसडे को हमने करवा दिया वेट लिफ्टिंग, रिपीटेंस एक्सरसाइज विद द कटिंग डबल, जिगजैग रन करवा दिया। तो इस तरीके से आपको ऊपर डालने हैं कंपोनेंट्स और इस साइड डालने हैं डेज, कौन कौन से डेज थे। ऊपर लिखना है फिजिकल शेड्यूल। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। दूसरा बी में पूछा है आपका कि नॉकआउट प्रकार की प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। और नॉकआउट प्रणाली के आधार पर 13 टीमों का फिक्चर बनाइए। तो ओनली 3 मार्क्स में आपका पूछा है फिक्चर, और 2 मार्क्स में आपका पूछा है कि नॉकआउट होता क्या है। 13 टीमों का है। देखो नॉकआउट सिंपल से है। नॉकआउट मतलब एक बार खेल के या हार गई तो वो नॉकआउट हो जाएगी, मतलब बाहर हो जाएगी टीम से, सिंपल से शब्दों में। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसे लिखना है, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि कोई खिलाड़ी या टीम हार जाती है, दोनों खिलाड़ी या टीम दोनों को बोलना है इसमें, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद उस टूर्नामेंट में उसे कोई भी चांस नहीं दिया जाता या अवसर प्रदान नहीं किया जाता। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये 2 पॉइंट लिखोगे तो आप। ये आपको मैंने बता ही दिया। अब हमें 13 टीम का बनाना है। देखो 13 टीम के बनाने के लिए जब आपके पास ओड नंबर होता है तभी आप ये सब कैलकुलेशन करोगे, और सम नंबर होगा तो आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। देखो टीमों की संख्या 13, मैच की संख्या हम निकालते हैं n-1, तो 13 में से 1 गया तो कितना हो गया 12। ये सबको ना जो मेन आपका लास्ट में आंसर निकलता है ना, इस गोला लगा देना। जैसे कि मैंने 12 में गोला लगाया, 13 में, इससे ना वो आपको अलग ही दिख जाएगा एग्जामिनर को। ऊपरी भाग के लिए हम बोलते हैं n+1 में 2 करते हैं। तो ऊपरी भाग में हमारे पास 7 टीम आ गई। निचली भाग में टीमों की संख्या n- करेंगे तो 7 का 1 कम 6 आ जाएगा। बाई की संख्या हम 2 की पावर 4 बार आ रही है तो 16, और टीम हमारे पास कितनी है 13। 13 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। 16 में से 13 गए तो 3 बाई हमारे पास आ गए। अब बाई को हम डिवाइड कर सकते हैं, लिख देंगे बाई -1। बाई हमेशा ऊपर कम दी जाती है, नीचे ज्यादा। तो 3 है हमारे पास, तो 1 ऊपर जाएगी, 2 नीचे जाएगी। और फिर 13 टीमों को आपको इस प्रकार से ये डायग्राम बनाना है। तो 13 टीम के लिए सबसे पहले आप 13 तक काउंटिंग लिख लोगे एक पेज पे। फिर काउंटिंग के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बाई दे देनी है। 3 बाई थी आपके पास। देखो एक सबसे नीचे दोगे, एक सबसे ऊपर, फिर आपका स्टार्ट होता है जो लाइन खींचने के बाद जो डिवाइड होती है टीम, उसका टॉप का दिया जाता है। तो 8 नंबर को हमने दे दिया 1 बाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैच खिलाने एक दूसरे से। इधर आप लिख लोगे अपर हाउस, इधर आप लिख दोगे लोअर हाउस।
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मैच खिलाना। जैसे कि ये जो खाली टीम है जिसके पास बाय नहीं है उससे मैच खिलाना है आपको। 2 से 3 को, 4 से 5 को, 6 से 7 को ऐसे खिलाना है। फिर 9 से 10 को और 11 से 12 को इस तरीके से खिला दिया आपने। फिर बाय वाली टीम आएगी, 1 को 2 से खिला दिया, 4 को 7 से खिला दिया, फिर 8 से 9 या 10 में जो जीती उससे खिला दिया। फिर ये आपका इस प्रकार से बन गया। फिर ये आप इनको खिला देना, इनको खिला देना, फिर साथ में ये आपका विनर आ जाएगा जो 12 नंबर टीम हो सकती है। अब आपको इसमें डेट और टाइम भी मेंशन करने का बोल रहे थे टीचर, तो आप डेट और टाइम मेंशन कर सकते हो। जैसे कि पहला और दूसरे को आपने मैच कराया, तो उस टाइम मैच में जैसे 3 और 4 को हम मैच कराते हैं, तो उस मैच में टाइम क्या लगा और कौन सी डेट थी, ये मतलब कौन से टाइम पे हुआ और कौन सी डेट, तो ये आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका कुपोषण से। एक क्वेश्चन फिक्स है, कुपोषण 1 नंबर 2 नंबर में आपका पूछ सकता है। सिंपल से कुपोषण किसे कहते हैं, साथ में इसके कारण और 2 रोगों का विवरण भी लिखना है। 1 नंबर में आपको पूछा है कुपोषण क्या है, 1 नंबर में पूछा है कारण क्या है, और 2 नंबर में 3 रोग पूछे। इसने हिंदी में ना गलत कर दिया था पेपर में, तो उसमें इंग्लिश में 3 लिखे हुए हैं। देखो, कुपोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर को सही मात्रा में सही प्रकार का भोजन नहीं मिल पाता, या किसी बीमारी के कारण शरीर में इंसान भोजन तो खाता है, बस वो पोषक तत्व पच नहीं पाता, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। जिस प्रकार से देखो कुपोषण के कारण है, जिस तरीके से लिखा है मैंने, अज्ञानता, दूषित भोजन, खाना बनाने का ढंग अलग होता है, आदतें, रीति रिवाज, परंपराएं, महंगा भोजन भी होते हैं कोई कोई, पसंद नापसंद, धर्म, गरीबी, बच्चों का पालन पोषण, ये सब पोषण के कारण है। कई बार गरीबी के कारण हो जाता है, धर्म के कारण, कई बार महंगा खाना है मतलब लोग खा नहीं पाते, अज्ञानता है, क्या क्या खाना है ये नहीं पता होता। पोषण से 2 रोग, देखो पोषण अभाव जनित कौन कौन से रोग होते हैं, इनको हम ना किसी की कमी के कारण होता है। जैसे हमने खनिज नहीं खाया तो कैल्शियम की कमी से हमें रोग हो सकता है। जैसे हमने विटामिन नहीं लिया, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, इस तरीके से हमें रोग हो सकता है। देखो पोषण अभाव जनित रोग किसे कहते हैं, पहले आपको डेफिनेशन बतानी है। एक ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानव शरीर में आवश्यक तत्वों या आहार तत्वों, विटामिन और खनिजों की कमी के कारण से उन्हें ये रोग होता है। अब विटामिन बी के कारण से आप लिखोगे पहले बेरी बेरी रोग, या बेरा बेरी भी बोलते हैं इसे, इस तरीके से। फिर इसके बारे में बताओगे, गंभीर कमी के कारण बेरा बेरी हो जाता है। लक्षण, वजन घटना, बिगड़ा हुआ संवेदी धारणा, कमजोरी और अंगों में दर्द होता है। बेरी के कुछ वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोर्सोकॉफ सिंड्रोम है, ये बोल सकते हो आप। फिर आपका दूसरा विटामिन ए से हमें रोग होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल को कहते हैं हम रतौंधी नामक एक रोग होता है इसमें। रतौंधी मतलब अंधापन। ए की कमी से रतौंधी या निक्टोलोफिया या कैरोटोमलेशिया होता है। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो इंसान अंधा भी बन सकता है। तो इस तरीके से लिखना है आपको। तीसरा रोग है आपका विटामिन डी से एक रोग होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं, मतलब हड्डी इसमें कमी आ जाती है, हड्डी गल जाती है नामक बीमारी का कारण बनता है। इसके लक्षण, दांतों का सड़ना, हड्डियों का कमजोर होना और जोड़ पर आयरन इफेक्ट पड़ता है। अन्य रोग जैसे आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है हमें, ये खनिज के अंदर आते हैं सारे। फिर आपका है, देखते हैं अथवा में पूछा एक क्वेश्चन, किशोरावस्था पूर्व के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर और इन पे शिक्षक की भूमिका 4 में पूछा है। देखो किशोरावस्था संबंधी समस्या, बहुत सारी समस्या आती है। सबसे पहले लिखोगे किशोरावस्था है क्या। 1319 के वर्ष में जो किशोरियों को ज्यादातर समस्या आती है उसे किशोरावस्था समस्या मुद्दे कहते हैं। जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आक्रामक व्यवहार की समस्या, सामंजस्यता की समस्या, भावनात्मक समस्या, यौन संबंधी। देखो शारीरिक में जैसे कि उनका शरीर ठीक से नहीं चल पाता, चिंता, तनाव, ये सब होते रहते हैं। मानसिक में भी तनाव, चिंता, सामंजस्य स्थापित नहीं कर, आक्रामक, एग्रेसिव हो जाते हैं बंदे की। गर्ल्स को ज्यादातर स्टैमिना, पेट दर्द, ये अलग अलग बीमारी होने लग जाती है। भावनात्मक समस्या भी उसमें बहुत आ रही है, इमोशन पे सैड, ये सब एंगर हो जाते हैं। यौन संबंधी जो आपके हैं सेक्स रोल से, वो ये सब इसमें आते हैं। इन मुद्दों पर शिक्षक की भूमिका क्या है। देखो शिक्षक क्या कर सकता है, उनके गतिज विकास के लिए शिक्षा दे सकता है कि उन्हें खेल कूदने के मौके दे, कि वो वहां पर एक जगह बैठे बैठे ही उन चीज को ना कर पाए। मनोविज्ञान की शिक्षा दे, अध्यापक को मौलिक जानकारी होनी चाहिए कि इनके ये क्यों होता है, ये सब दर्द, ये क्यों ये समस्या आती है, इनको दूर करने का वो प्रयास करे।
यौन संबंधी शिक्षा, अध्यापक को यौन शिक्षा भी देनी चाहिए। व्यावसायिक परामर्श, व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक और धार्मिक शिक्षा की बात करता है। उचित वातावरण प्रदान करना भी इसी का काम है। अगला देखते हैं। अब आपको पूछा संक्रामक रोगों के फैलने की विभिन्न माध्यमों की चर्चा कीजिए, इनके बचाव के उपाय बताइए। देखो, संक्रामक रोग बहुत तरीके से फैलते हैं, जैसे वायु द्वारा, वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, ये सब इसके रोग्स हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लिखते हो पहले आप इसमें डिफाइन कर देना कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, जैसे चेचक, छोटी चेचक, ये सब है ये वायरस के। रिकेट्स द्वारा जनित रोग, इसे एक परजीवी भी कहते हैं, जैसे एकी, माउंटेन रोपोडिन, ये रिकेट्स द्वारा फैलते हैं। बैक्टीरिया द्वारा आपका फैलता है, जैसे हैजा, टाइफाइड। स्पायरोकीट द्वारा फैलता है आपका सिफिलिस, बीमारी पैदा होती है इससे। प्रोटोजोआ आप बोल सकते हो, जैसे एनीविस, मलेरिया, कालाजार, फोड़ा, फफूंदी द्वारा, कीट द्वारा, ये सब बीमारी फैलते हैं। अब इनके साधन पूछा है आपके में, तो आप साधन लिखोगे कि किसके द्वारा साधन। सबसे पहले आपके साधन में आता है प्रत्यक्ष प्रसार के द्वारा, मतलब कि प्रत्यक्ष आने से कैसे फैलता है। एक तो हम एक आदमी से दूसरे आदमी से सीधा संपर्क कर लेते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, तब भी हमें ये बीमारी हो सकती है। अति सूक्ष्म बूंद द्वारा, जैसे हम छींकते हैं तो एक बूंद दूसरे की बूंद चली जाती है ना, तो भी उसे बीमारी हो सकती है। मिट्टी के द्वारा, देखो मिट्टी के द्वारा कैसे, जैसे कि हमने खेला, हम गिर गए, तो हमारे शरीर से जो भी चोट या खून निकलता है वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस मिट्टी में खेलता है तो ये मिट्टी द्वारा फैल जाता है। त्वचा द्वारा जब हम एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके से फैल सकता है। दूसरा है परोक्ष प्रसार द्वारा, इसमें लिखा है किसर स्रोत के द्वारा, जैसे पानी, भोजन, जितने भी हम चीज खाते पीते हैं ना, वो सारी चीजें हुई इसमें आती है। वाहक द्वारा, जैसे मक्खियां, मच्छर फैला देती है, ये हवा द्वारा भी फैल सकता है, रोगी द्वारा, प्रयोग की गई वस्तु के द्वारा, ये तो इस तरीके से आपका फैलता है। सबसे पहले लिखोगे प्रत्यक्ष प्रसार, तो प्रत्यक्ष प्रसार में आप 4 तरीके से बताओगे इस तरीके से फैलता है। दूसरा में परोक्ष प्रसार, परोक्ष प्रसार में भी 4 तरीके से फैलता है, जैसे वाहक, हवा, रोगी द्वारा। फिर इसके बचाव के क्या उपाय, जैसे प्रारंभिक पहचान करनी चाहिए, सबसे पहले लेना चाहिए। अधिसूचना नोटिफिकेशन देखनी चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। आइसोलेशन मतलब पृथक करना, क्वारंटीन, प्रतिरक्षण, रोग। तो मतलब देखो सिंपल से, सबसे पहले कोई भी हमारे पास बीमारी होती है तो हमको देखना चाहिए कि बीमारी हुई क्या है। फिर किसी अपने संबंधित को सूचना देना, नोटिफिकेशन देना। फिर उसकी जांच पड़ताल करना कि हुआ कैसे, क्या है। अगर हम सबकी स्थिति में साथ रहेंगे तो वो उनके साथ भी फैल जाएगा, इसलिए क्वारंटीन या आइसोलेशन हो जाए, तो इस तरीके से उसका उपचार होता है। तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब अगला क्वेश्चन है, योग को परिभाषित कीजिए। बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में योग के 4 नंबर में पूछा। देखो, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा धातु से। देखो ये सबसे खराब लगता है कि इसने परिभाषा तो पूछ ली, बस परिभाषा के नंबर नहीं देता। ये मेन चीज ये इसका गलत है, क्योंकि उसने शारीरिक मानसिक कोई 4 नंबर में पूछा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे इसलिए ना आप योग की डेफिनेशन 2 या 3 लाइन में लिख के खत्म कर दो। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कि जोड़ना या मिलाना, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो इस तरीके से आप योग लिख दो। देखो, बच्चों के शारीरिक विकास में योग के लाभ कैसे, शारीरिक विकास में सहायक, शरीर को स्वस्थ सबल बनाता है, शरीर को निरोगी बनाता है, उपचार का मतलब रोगों से बचाव करता है, उपचार में सहायता करता है, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, शरीर को शांति भी देता है, तो इसका काम है। मानसिक विकास में योग के क्या लाभ है, मानसिक शक्तियों के विकास करता है, मानसिक शक्तियों को सजग, क्रियाशील तथा अति उपयोगी बनाने में सहायक होना, मानसिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, चिंतन कौशल को बढ़ाता है ये योग। 5वां क्वेश्चन है, तनाव उत्पन्न करने वाली किन्हीं 2 कारणों को चर्चा कीजिए। जीवन कौशल द्वारा आप कैसे तनाव को दूर कर सकते हो। देखो, तनाव का मेन फैक्ट है कि तनाव शरीर के क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक दशाओं द्वारा उत्पन्न शारीरिक परिवर्तन शामिल है। तनाव का आपका एसएलएम में भी दे रखा था कि तनाव मनोस्थिति है, ये तनाव किसी भी संघर्ष का कारण बनती है, ये तनाव हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ गलती हो जाने के कारण तनाव होता है। देखो, तनाव के कितने सारे कारण हैं, आप सिंपल से लिखते हो, जैसे कि निकट संबंधी की मृत्यु होना तो तनाव आ जाता है। दूसरा कि दाम्पत्य जीवन में अनबन होना, तलाक आना, सेक्स से संबंधित समस्या, संतान विशेषकर पुत्र का अभाव, तब तनाव आ जाता है। बेरोजगारी, महंगाई के कारण, भारी खर्च के कारण, बोझ के कारण। फिर किन्हीं 2 तनाव का आपको डिफाइन करना है, तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे।
सबसे पहला है कि रोजमर्रा की जिंदगी घटना के कारण हमें तनाव, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है, जैसे किसी भी मृत्यु हो जाना, नौकरी चले जाना तनाव का कारण बनती है। दूसरा शारीरिक बीमारियों के कारण, जैसे किसी व्यक्ति को अगर लगातार कुछ बीमारियां होती है और ठीक नहीं हो पाता तो वो खुद ही तनावग्रस्त हो जाता है, कई बार उसकी ऐसी तनाव के कारण मृत्यु हो सकती है। तीसरा है कि जीवन कौशल के द्वारा हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे आपको जीवन कौशल बताता हूँ, जैसे कि रीजनिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सृजनात्मक स्किल, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सब जीवन कौशल स्किल है। तो सबसे पहले देखो जीवन कौशल आप कैसे स्ट्रेस दूर करोगे, तो जीवन कौशल में एक कौशल आता है कॉमिंग विथ स्ट्रेस के साथ, कि कैसे हम स्ट्रेस को निपटाएंगे या हरेंगे। एक आप लिख सकते हो व्यायाम योग के करके भी लिख सकते हो, मगर ये कॉमिंग विथ स्ट्रेस एक पार्ट है, जीवन कौशल का एक प्रकार है। तो इसमें कहा गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों को प्रभावी ढंग से निपटना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहचानना कि हमें किस कारण से तनाव होता है और उन तनावों का मुकाबला करने के क्या तरीके हैं। देखो तनाव प्रबंधन की क्या क्या तकनीकी आप ये भी ले सकते हो साथ में इसमें। शारीरिक क्रियाओं में भागीदारी, शारीरिक पुष्टि के उच्च स्तर की प्राप्ति, आत्मविश्वास बनाना, तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करना, और आप इसमें लिखोगे तनाव में शांत व विश्वास रखना, और जो तनाव युक्त व्यक्ति है उनसे दूर रहना। तो ये आप तनाव के वो हो गए आपके। फिर अथवा में यही सेम पूछा है तनाव से आप क्या समझते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको तनाव, यही क्वेश्चन है सेम। स्कूली बच्चों में तनाव का सामना करने के तरीके व उपाय। उपाय तो मैंने बता दिए, जैसे कि ये आप उपाय लिखोगे कि इनके साथ नहीं रहना। और मैं ये आपको बता दूं स्कूल वाले बच्चों के लिए तनाव क्या क्या होता है, जैसे कि उनका गृह कार्य कुछ ज्यादा ही मिलना, तब उन्हें तनाव आता है। परीक्षा में असफलता का भय, ये कि हम वो ना हो जाए, फेल ना हो जाए इसलिए। विद्यालय का कार्य ठीक से ना होना, या उनका जो भी जितना भी कार्य दिया वो ठीक से ना हो पाना। शिक्षकों का डांटना के कारण भी तनाव हो जाता है। फेल होने का भी तनाव, जैसे फेल हो गए उसके कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के उपाय मैंने आपको बताई दिए। छठा क्वेश्चन है, छठा हमेशा फिक्स है आपका, 2-2 नंबर के 4 आएंगे क्योंकि 4 यूनिट के हिसाब से। देखो रक्त परिसंचरण संस्थान, जो सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का विनिमय परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। इसे रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय, नालियां, धमनी आदि हृदय में रक्त शुद्धिकरण होता है। सिंपल से याद करना, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं जिसमें रक्त का शुद्धिकरण मतलब सर्कुलर होता है उसमें। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन रसायन होते हैं, इनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सा जीवन शैली वो रखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम गलत खान पान, ये दिन प्रतिदिन की खराब आदतों के कारण जो हमें होता है, जैसे मोटापा, हार्ट अटैक, अल्जीमर बोल सकते हो। अब भोजन क्या है, मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए सख्त एवं तरल पदार्थों का भोजन कहते हैं। पोषण क्या है, पोषण हम भोजन के बाद जो खाते हैं तो उसको सही से अगर पचा लिया और हमारे शरीर में वो उपयोग हो रहा है तो वो क्या होगा, पोषण होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर खत्म होता है। को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।